कहानी की शुरुआत में हमें बिल्कुल घुप अंधेरे में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लकड़ी के टायर बॉक्स में फंसा हुआ है। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा होता है और उसके दोनों हाथ भी पूरी तरह बंधे हुए होते हैं। ये आदमी किसी को आवाज नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो अपने मुंह की पट्टी खोलने में कामयाब हो जाता है। पट्टी खुलते ही वो जोर से चीखता है और रोकर मदद मांगता है, पर वहाँ आसपास कोई नहीं होता। इस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो जमीन के कितने फीट नीचे है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और घुटन होती है। वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर जलाता है जिससे थोड़ी रोशनी फैलती है। तभी उसे लकड़ी में उभरी हुई एक कील नजर आती है। इस कील की मदद से वो अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी को खींच कर खोल लेता है। अपने हाथ और मुंह आजाद होने के बाद वो उस बॉक्स को धक्का देकर खोलने की पूरी ताकत लगाता है, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। पर तभी उसे इस बॉक्स के अंदर किसी मोबाइल फोन के वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपनी पैंट की जेब चेक करता है तो वहाँ से उसे एक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो उस फोन को गौर से देखता है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि ये उसका अपना मोबाइल नहीं होता और उसकी लैंग्वेज अराबिक होती है। वो आदमी घबराहट में फौरन इमरजेंसी नंबर डायल करता है और खुशकिस्मती से बेल बजने लगती है। कॉल रिसीव होते ही वो बताता है कि मेरा नाम पॉल कॉनरे है और मैं एक जिंदा लाश की तरह ताबूत में दफन हूँ। पॉल बताता है कि मैं इराक में एक ट्रक ड्राइवर का काम करता हूँ और हमारे कॉनवे पर अचानक हमला हुआ था। हमले के बाद जब मुझे होश आया तो मैं इस ताबूत में बंद हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि मेरी सांस घुट रही है। इमरजेंसी ऑपरेटर ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और बताती है कि ये कॉल अमेरिका के एक छोटे से इलाके में लगी है। पॉल समझ जाती है कि ये औरत उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो इराक में दफन है और कॉल यूएसए में कनेक्ट हुई है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी बीवी लिंडा कॉनरे को कॉल लगाता है, पर लिंडा फोन नहीं उठाती। इसलिए पॉल एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देता है ताकि लिंडा उसे सुनकर वापस कॉल करे। अब पॉल एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मिलाता है और वहाँ से एफबीआई का नंबर हासिल करता है। जब वो एफबीआई को कॉल करता है तो वो लोग कॉल उठाते हैं और पॉल उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। एफबीआई एजेंट उसे पूरी डिटेल मांगता है कि आखिर उसके साथ ये सब कब और कैसे हुआ। पॉल बताता है कि वो सीआरटी कंपनी के लिए इराक में ट्रक चलाने का काम करता है। जब वो अपने साथियों के साथ सप्लाई लेकर जा रहा था तो अचानक कुछ इराकी बच्चे उनके ट्रक के सामने आ गए थे। उन बच्चों ने ट्रक पर पत्थर मारना शुरू कर दिए और अचानक पीछे से कुछ टेररिस्ट ने हमला कर दिया। उन्होंने एक ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया और बाकी सब लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में मेरे सर पर एक पत्थर लगा और मैं बेहोश हो गया, जिसके बाद मैं सीधा इस ताबूत में जागा हूँ। पॉल एफबीआई को बताता है कि मुझे नहीं पता उन लोगों ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, प्लीज मेरी मदद करो। पॉल बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, जिससे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। वो नेटवर्क ढूंढने के लिए फोन को ताबूत के अंदर घुमाता है और थोड़ी कोशिश के बाद सिग्नल वापस आ जाते हैं। वो एफबीआई को दोबारा कॉल मिलाता है, पर इस बार कॉल आंसरिंग मशीन पर चली जाती है, लेकिन अचानक फिर से सिग्नल गायब हो जाते हैं, जिससे पॉल पूरी तरह मायूस और बेबस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वो यहीं घुटकर मर जाएगा, पर तभी उसे याद आता है कि फोन में एक मिस्ड कॉल आई हुई थी। जैसे ही नेटवर्क वापस आता है वो उस मिस्ड कॉल वाले नंबर पर डायल करता है और दूसरी तरफ से एक आदमी कॉल उठाता है। कॉल उठाने वाला आदमी कहता है कि फौजी, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? पॉल फौरन जवाब देता है कि मैं कोई फौजी नहीं हूँ, मैं तो सीआरटी कंपनी का एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम अमेरिकन हो, इसका मतलब तुम हमारे दुश्मन हो। इसके बाद वो आदमी पॉल के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर आज रात 9 बजे तक मुझे $5 मिलियन नहीं मिले तो तुम यहीं मरोगे। दरअसल ये वही किडनैपर होता है जिसने पॉल को यहीं दफन किया है और अब वो उसकी जान के बदले पैसे मांग रहा है। पॉल कहता है कि अगर मेरी फैमिली इतनी अमीर होती तो मैं यहाँ अपनी जान खतरे में डालकर ट्रक क्यों चलाता। लेकिन किडनैपर उसकी कोई भी मजबूरी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। वो पॉल को धमकी देता है कि अपनी एम्बेसी वालों को कहो कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो तुम जमीन के अंदर ही मर जाओगे। अब इससे पहले कि पॉल कुछ और बोल पाता वो किडनैपर फौरन कॉल काट देता है। अब पॉल को समझ आ जाता है कि उसे किसी न किसी तरह अपनी गवर्नमेंट से इन पैसों का इंतजाम करवाना पड़ेगा। जिसके बाद पॉल अपनी एक दोस्त डोना को कॉल लगाता है और जब डोना कॉल उठाती है तो वो उससे हेल्प मांगता है। पॉल उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इंटरनेट है, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर निकाल कर दो। लेकिन डोना उसकी आवाज की परेशानी को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर पॉल गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है, जिसके नतीजे में डोना गुस्से से फोन काट देती है। पॉल मजबूर होता है, इसलिए वो दोबारा डोना को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो उसे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर दे देते। डिपार्टमेंट को कॉल मिलाता है और उन्हें बताता है कि किडनैपर्स ने उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कॉल पर मौजूद औरत अचानक से पॉल का नाम लेकर उसे बुलाती है, जिससे पॉल हैरान रह जाता है। पॉल उसे पूछता है कि मैंने अभी अपना नाम बताया भी नहीं, तो मुझे पहले से कैसे जानती हो?
वो औरत बताती है कि तुम्हारा भेजा हुआ वॉइस मैसेज हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। पॉल उनसे कहता है कि किडनैपर्स को रात 9 बजे तक $50 लाख चाहिए, वरना वो मुझे यहीं सड़ने के लिए छोड़ देगा। लेकिन वो औरत साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हमारी पॉलिसी है कि हम टेररिस्ट को पैसे नहीं देते। पॉल गुस्से से कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। वो कहता है कि तुम लोग एसी वाले कमरों में बैठे हो, तुम्हें मेरी इस घुटन और दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनकर उस औरत को पॉल पर रहम आ जाता है, इसलिए वो उसे डैन ब्रेनर नाम का एक आदमी का नंबर दे देती है। डैन ब्रेनर दरअसल ऐसे ही हॉस्टेज लोगों को बचाने वाले ग्रुप का हेड होता है। जब पॉल डैन ब्रेनर को कॉल लगाता है तो डैन कहता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन और केस के बारे में पूरी जानकारी है। डैन उसे तसल्ली देता है कि हम तुम्हें आज रात 9 बजे से पहले जरूर यहाँ से बचा लेंगे। साथ ही डैन उसे मशवरा देता है कि अपनी बैटरी बचाने के लिए फोन को साइलेंट और वाइब्रेशन पर से हटा दो और अपनी लाइटर की गैस को भी बचा कर रखो, इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जलाना। डैन उसे बात कर ही रहा होता है कि तभी पॉल के फोन पर किडनैपर की कॉल आने लगती है और वो डैन को बताता है। घबराहट में पॉल किडनैपर की कॉल उठा लेता है और किडनैपर पूछता है कि क्या तुम्हारी एम्बेसी ने पैसे देने के लिए हामी भरी। पॉल उसे सब कुछ सच बता देता है कि मेरी गवर्नमेंट तुमसे कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। तब किडनैपर गुस्से में कहता है कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तुम लोग हमारी कंट्री में आकर हम पर हुकूमत कर रहे हो। पॉल उससे कहता है कि मैं तो बस अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ आम सी नौकरी करने आया हूँ। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे कभी नहीं दे पाऊंगा, जिस पर किडनैपर कहता है कि मैं भी एक आम इंसान था। किडनैपर कहता है कि 9/11 के वाकये में मेरी कोई गलती नहीं थी, तो तुम लोगों ने मेरी कंट्री को क्यों बर्बाद किया। वो कहता है कि अमेरिकन फौजी हमारी कंट्री में घुस आई है और हमारे लोगों पर लगातार जुल्म कर रही है। पॉल उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस पॉलिटिक्स में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। किडनैपर उसे ताना मारता है कि पहले तुम्हारे लोगों ने हमारे घर तोड़े और अब तुम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर अमीर बन रहे हो। इसके बाद किडनैपर डिमांड करता है कि तुम्हें अपना एक वीडियो बनाना होगा जिसमें तुम अपनी गवर्नमेंट से मदद की भीख मांगोगे। पॉल कहता है कि मेरी गवर्नमेंट इतने पैसे कभी नहीं देगी। तब किडनैपर रकम कम करके $10 लाख कर देता है। किडनैपर उसे बताता है कि तुम्हारे पैरों के पास एक नोट रखा है, उसे पढ़कर वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो। कॉल काटने के बाद पॉल अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा बैग नजर आता है। कॉफिन इतना टाइट होता है कि उस बैग तक हाथ ले जाना पॉल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होता है, लेकिन कोशिश करके वो उस बैग को ऊपर खींच लेता है, जिसके अंदर उसे एक टॉर्च, एक चाकू और एक पेपर का नोट मिलता है। इसी दौरान डैन बर्नर का दोबारा कॉल आता है और पॉल उसे उस किडनैपर का मोबाइल नंबर दे देता है ताकि वो उसे ट्रैक कर सके। डैन उसे हिम्मत देता है कि पिछले महीने ही हमने एक मेडिकल स्टूडेंट को ऐसी हालत से जिंदा बचाया था। डैन वादा करता है कि हम तुम्हें भी ढूंढ निकालेंगे, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। अब इसके बाद पॉल हिम्मत करके अपनी मॉम को कॉल करता है, पर उनकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो पॉल को पहचान नहीं पाती। पॉल अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और ये शायद आपसे मेरी जिंदगी की आखिरी बात हो। वो अकेलेपन और मौत के डर से बुरी तरह टूट जाता है और ताबूत में फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके फोन पर एक तस्वीर आती है जो उस किडनैपर ने भेजी होती है। ये तस्वीर पॉल की एक फीमेल कुलीग की होती है जिसके सर पर आतंकवादियों ने रखी होती है। पॉल घबराकर किडनैपर्स को कॉल करता है और उन्हें मिन्नतें करता है कि इस औरत को छोड़ दो, इसके 2 मासूम बच्चे हैं। लेकिन किडनैपर कहता है कि मेरे भी 5 बच्चे थे जिनमें से अब सिर्फ एक बचा है, मैं इसे जरूर मारूंगा। वो धमकी देता है कि अगर तुमने फौरन वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं अभी के अभी इस औरत के सर में उतार दूंगा। पॉल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा होता। वो फौरन टॉर्च चलाता है और पेपर पर लिखा हुआ नोट पढ़ते हुए वीडियो बनाता है। वीडियो में वो बोलता है कि मुझे इराक में किडनैप कर लिया गया है और मेरी जान बचाने के लिए $10 लाख चाहिए। वो इस वीडियो को किडनैपर के नंबर पर भेज देता है और घुटन भरी सांसें लेने लगता है। तब अचानक पॉल को महसूस होता है कि उसके पैरों के पास कुछ हिल रहा है। लाइटर जलाकर देखने पर उसे एक जहरीला सांप नजर आता है जो ताबूत के किसी छेद से अंदर घुस आया होता है। पॉल बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से अपनी शराब की बोतल का थोड़ा सा लिक्विड सांप के पास गिराकर लाइटर से आग लगा देता है। आग के डर से वो सांप वापस उसी छेद से बाहर निकल जाता है और पॉल की जान में जान आती है। लेकिन उसका सुकून ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि किडनैपर उसे एक और वीडियो भेजता है। इस वीडियो में वही औरत होती है जिसके सर पर बंदूक थी और वो रोकर अपनी गवर्नमेंट को कर्ज कर रही होती है। वो कहती कि हमारी गवर्नमेंट ने किडनैपर्स की 3 शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है और उसके इतना बोलते ही वीडियो में उस औरत को सर में
मार दी जाती है। ये दर्दनाक मंजर देखकर पॉल इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे ताबूत के अंदर ही उल्टी आने लगती हैं। पॉल सोचने लगता है कि जब गवर्नमेंट ने उस औरत को मरने के लिए छोड़ दिया तो वो मेरी परवाह क्यों करेंगे। थोड़ी देर बाद उसे डैन का कॉल आता है और वो पॉल पर गुस्सा करता है कि तुमने वो भीख मांगने वाला वीडियो क्यों बनाया। डैन बताता है कि किडनैपर्स ने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और उसे हजारों लोग देख चुके हैं। किडनैपर्स ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि पूरी दुनिया गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले और वो आसानी से पैसे वसूल कर सकें। डैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, तुम बस अपना होश मत खोना। लेकिन पॉल कहता है कि तुम लोग झूठे हो, तुमने उस औरत को भी नहीं बचाया और मुझे भी मरने दोगे। डैन कहता है कि हमें उस औरत के बारे में कुछ मालूम नहीं था और हमें नहीं पता कि किडनैपर्स ने उसे ऐसा क्यों बुलवाया। डैन उसे तसल्ली देता है कि हम किडनैपर्स का नंबर लगातार ट्रेस कर रहे हैं और हम तुम्हारे लोकेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पॉल उसे बताता है कि मुझे अभी अभी किसी मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई दी है। डैन खुश होकर कहता है कि इसका मतलब हमारी ट्रैकिंग बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन तभी आसमान से गिरने वाले एक बॉम्ब का बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे जमीन हिलने लगती है। इस धमाके की वजह से ताबूत की ऊपरी लकड़ी बुरी तरह क्रैक हो जाती है और उसमें ढेर सारी रेत अंदर गिरने लगती है। पॉल घबरा जाता है क्योंकि अगर ये रेत इस छेद से लगातार आती रही तो वो उसमें दबकर घुटकर मर जाएगा। वो जल्दी से अपनी टी शर्ट का एक कपड़ा फाड़कर उस छेद में ठूस देता है जिससे रेत का गिरना थोड़ा रुक जाता है। पॉल अपनी घड़ी में देखता है तो 8 बज चुके होते हैं, यानी 9 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और जो कपड़ा उसने छेद में फंसाया था रेत के बोझ से वो भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ खिसक रहा होता है। डैन का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि जो धमाका तुमने सुना वो हमारे फाइटर जेट्स ने किया था। वो कहता है कि शायद उसी हमले में वो किडनैपर मारा गया है, इसलिए तुम बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। लेकिन अब पॉल की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी है और उसने जिंदा बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी है। रेत उसके जिस्म के आधे हिस्से तक भर चुकी होती है और वो बस अपने लाइटर को सीने पर रखकर अंधेरे को दूर कर रहा होता है। वो बार बार अपनी बीवी लिंडा को कॉल मिलाने की कोशिश करता है ताकि वो मरने से पहले उसकी आवाज सुन सके, पर नेटवर्क नहीं मिलता। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और डिस्प्ले पर उसी किडनैपर का नंबर होता है, यानी वो अभी भी जिंदा है। किडनैपर का कॉल उठाते ही गुस्से में पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, जिस पर पॉल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। किडनैपर अब उसे कहता है कि अपनी एक उंगली चाकू से काटो और उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजो, तभी तुम्हारी गवर्नमेंट जागेगी। पॉल इमोशनल होकर इस काम को करने से साफ साफ इनकार कर देता है तो किडनैपर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उंगली नहीं काटी तो आज रात तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों का खून बहेगा। किडनैपर उसे उसके घर का एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, जिसे सुनकर पॉल पूरी तरह होश खो बैठता है और बुरी तरह डर जाता है। वो गिड़गिड़ाता है कि मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। पॉल फौरन लिंडा को कॉल मिलाता है, पर जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो एक वॉइस मैसेज भेजता है कि दरवाजा लॉक रखना और बाहर मत निकलना। इसके बाद वो अपने मुंह में एक कपड़ा दबाता है ताकि उसकी चीख बाहर ना आए और चाकू से अपनी उंगली देता है। बेहद दर्द बर्दाश्त करते हुए वो उसकी वीडियो बनाता है और किडनैपर को भेज देता है। कटी हुई उंगली के दर्द और खून बहने की वजह से पॉल अब होश और हवास खोने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है कि ताबूत की छत खुल गई है और रोशनी अंदर आ रही है, पर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। वो अभी भी उस अंधेरे और तंग ताबूत में मौत का इंतजार कर रहा है। आखिरी वक्त में डैन का कॉल आता है और वो बहुत खुश होकर बताता है कि हमने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर ली है और हम वहां पहुंच गए हैं। इधर ताबूत में कपड़ा पूरी तरह हट जाता है और ढेर सारी रेत पॉल के चेहरे तक भरने लगती है। इसी दौरान आखिरकार पॉल की बीवी लिंडा का कॉल उसके फोन पर आ जाता है और वो रोते हुए पूछती है कि तुम कहाँ हो। लिंडा बताती है कि उसने न्यूज में उसकी वीडियो देखी है। वो पॉल से वादा मांगती है कि वो घर जिंदा लौटेगा। पॉल उसे झूठ बोलता है कि फौज उसे बचाने आ गई है और वो जल्दी से उसके पास वापस आएगा। दूसरी तरफ डैन और उसकी टीम जमीन को तेजी से खोद रहे होते हैं ताकि पॉल को वक्त पर बाहर निकाल सकें। पॉल अपनी बीवी को आखिरी बार आई लव यू बोलकर कॉल काट देता है और ईयरपीस लगाकर डैन की बातें सुनने लगता है। डैन जोर जोर से बोलता है कि हमने ताबूत ढूंढ लिया है, हम बस इसे खोलने वाले हैं, तुम अपनी सांस रोके रखना। पॉल के ताबूत में अब रेत उसके मुंह और नाक तक भर चुकी होती है और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तभी फोन पर डैन की आवाज सुनाई देती है कि ये पॉल नहीं है, ये तो मार्क वाइट है। यानी कि डैन और उसकी टीम ने जिस ताबूत को खोदा था वो पॉल का नहीं बल्कि उस पिछले मेडिकल स्टूडेंट का था जिसके बारे में डैन ने झूठ बोला था कि उसे बचा लिया गया है। ये सुनकर पॉल की बची कुछ उम्मीद भी टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। डैन फोन पर मायूस होकर कहता है कि पॉल आई एम सॉरी,
मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और आखिर में वो रेत उस ताबूत में पूरी तरह से भर जाती है और पॉल की सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। उस लकड़ी के कॉफिन में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और पॉल वहीं जिंदा दफन होकर इस दुनिया से चला जाता है। इसी दर्दनाक सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें।